Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today I shall continue the lesson Women's Education written by Sarvapalli Radhakrishnan. Today I shall take its second part. As I have started the lesson, let me continue with the first paragraph in Hindi, then we will start with the second paragraph. पिछले पैराग्राफ में बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना ये स्त्री शिक्षा का पाठ शुरू ऐसे किया। आप लोग ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें महिलाओं को सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन हेतु महान अवसर हैं। समाज अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित व्यवहारों की महिलाओं की कामना करता है। यानी समाज को कैसी महिलाएं चाहिए? अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित व्यवहारों वाली महिलाओं। आप जिस किसी भी कार्य रेखा को अपनाते हैं, आपको उसमें एक ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क लगाना चाहिए। तब आपको सफलता और अपने काम का आनंद प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि ये पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। Actually, in our country, education, so far as girls' education is concerned, is not widespread enough. So, every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad, but should also be deep. We are lacking in depth. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our life, our lives themselves become blind, blundering and bitter. The Gita says, Vyavasayatmika buddhir ekah. For a truly cultured mind, there is a single-mindedness, a dedication to single purpose. For the uncultured mind, the whole life is scattered in many directions, bahushakya ह्यानंतश्च। तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ आपको। वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, जहाँ तक कि बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है। इस कारण वह प्रत्येक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देती है, मान्यता एवं उत्साहवर्धन की पात्र है। किंतु मुझे यह चिंता है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, वह केवल विस्तृत ही नहीं अपितु गहरी भी होनी चाहिए। हम में गहराई की कमी है। हम विद्वान तथा कुशल भले ही बन जाएं, किंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, तो हमारे जीवन स्वयं ही अंधकारपूर्ण, भयंकर भूलों वाले एवं
कटु बन जाएंगे। गीता कहती है व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। वास्तविक रूप में एक सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता तथा एक एकाकी उद्देश्य के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण होता है। असंस्कृत मन के लिए सारा जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। बहुशाख्य ह्यानन्तश्च। तो इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है कि स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संस्था सहयोग करती है उस संस्था का हमें सम्मान करना चाहिए, उसको मान्यता देनी चाहिए और साथ ही साथ उसका उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। परंतु एक बात की ऑथर को चिंता है, वो लेखक ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा तो जी जाती है, वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत फैली हुई है। तो जितना वो फैली है उतनी ही गहराई में भी शिक्षा को देना आवश्यक है। यानी कहने का आशय ये है कि यदि सीधे सीधे वाक्यों को पढ़ दिया जाए और वाक्यों के अर्थ बता दिए जाएं, तो वो क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में आपने ज्ञान दे दिया, लेकिन उस ज्ञान को यदि जो विद्यार्थी है वो उस चीज़ की गहराई तक जब तक नहीं पहुंच पाता, उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, तब तक वो ज्ञान देना व्यर्थ है। जैसे यदि आप अंग्रेज़ी पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अक्षर ज्ञान दिया जाता है ना, ABCD सिखाई जाती है। ये ABCD क्या है? ये अंग्रेज़ी भाषा का बेस है। बेस यानी बुनियाद। यदि आपको अच्छी प्रकार से A to Z नहीं समझ में आएगा, उसको आप लिखना नहीं जान पाएंगे और उसका प्रयोग करना नहीं जान पाएंगे कि किस जगह पर A आना चाहिए, किस जगह पर E आना चाहिए, किस जगह पर I आना चाहिए, किस जगह पर C आना चाहिए। तो जब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा, सीधा सीधा केवल A to Z अक्षर ज्ञान दे देने से आपकी शिक्षा कहीं न कहीं अपूर्ण रह जाती है। तो इसलिए क्या करना है, शिक्षा जो बालिकाओं को देनी है वह विस्तृत भी होनी है चाहिए, अपितु गहरी भी होनी चाहिए, ताकि उस शिक्षा से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें, यानी उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें। यदि हम गहराई से किसी प्रकार की जानकारी रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अपने जीवन में भूल नहीं करते, क्योंकि यदि हमको पता है कि THERE देयर और THEIR देयर दोनों देयर हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। यदि हमें ये नहीं पता होगा कि किसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, तो हम भूल कर बैठेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, समझना भी है
और साथ ही साथ उसको अच्छी तरह से समझना है जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अनेकों दिशाओं में बिखरा हुआ रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. What that purpose is, you have to define for yourselves. It is said that Vidya gives you Viveka, Vimar Swarupini Vidya gives you a sense of what is right and helps you to avoid what is wrong. You must try, therefore, to find out what is required of you in this generation. A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. So, the purpose which you adopt in your life must be adapted to the relevant needs of the present generation. अब देखिए आगे हमारे राधा कृष्णन जी क्या कहना चाह रहे हैं अपने इस लेख के द्वारा। क्योंकि हमारा जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ है, अतः यह आवश्यक है कि जो शिक्षा आप लोगों को इन संस्थाओं में मिलती है उससे आपको न केवल विद्वता एवं कौशल मिले, अपितु उससे आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य मिले। वह उद्देश्य क्या है, यह आपको अपने आप परिभाषित करना है। कहा जाता है कि विद्या विवेक देती है, विमर स्वरूपिणी विद्या आपको ज्ञान देती है कि अच्छा क्या है और जो बुरा है उससे बचने में सहायता देती है। इसलिए आपको यह जान लेने की अवश्य चेष्टा करनी चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे क्या चाहा गया है। अपने देश एवं संसार की द्रुत गति यानी तीव्र गति से बदलती हुई दशाओं को दृष्टि में रखते हुए एक उद्देश्य जो शताब्दियों पूर्व अच्छा माना गया था, आज अच्छा नहीं भी माना जा सकता है। इसलिए जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में अपनाने जा रहे हों, उसे वर्तमान पीढ़ी से संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक बार जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और यह कहते हुए समाप्त करते हैं, शांति ही शांति ही शांति ही। गुरु एवं शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा से बचते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो पैराग्राफ है इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है कि विद्या आपको क्या देती है, विवेक देती है। और विवेक का अर्थ होता है कि ज्ञान, आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके अनुसार आप अपने विवेक से अपने जीवन की दिशा
एवं दशा निर्धारित करने में सक्षम बन जाते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपको जीवन में क्या करना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों से पूछकर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपके स्वयं का होना चाहिए और वो निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अनोखा है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? बंद है। जिस तरह कली होती है उसी तरह से ज्ञान बंद है। और जो गुरु होता है वो क्या करता है? गुरु आपको शिक्षित करता है, और जब वो शिक्षित करता है तो वो कली की एक एक पंखुड़ियाँ आपके मस्तिष्क की खुलती चली जाती हैं, और धीरे धीरे करके वो जो कली होती है आपके मस्तिष्क की, वो फूल का रूप ले लेती है। कली देखने में सुंदर नहीं होती। कली से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि किस प्रकार का फूल होगा, लेकिन जब फूल खिल कर के सामने आता है तो समाज को पता चलता है कि आपके पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं, आप कितने सुंदर हैं मन से, आप कितने सुंदर हैं अपने विवेक से। तो इस प्रकार से विद्या आपके विवेक को क्या करती है? जागृत करती है, अच्छा करती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जिस जेनरेशन में आप हैं उस जेनरेशन के अनुसार ही आप अपने निर्णय लें, क्योंकि हर अच्छी चीज़ हर समय अच्छी ही नहीं बनी रहती। यदि कोई किसी सेंचुरी में अच्छी है तो आगे चल के वो उतनी अच्छी या उतनी वैल्यूएबल नहीं रह जाती। जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण इसके लिए आपको देते हैं कि जब आप छोटे रहते हैं आपको सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडीज़ भी पढ़ाया जाता है ना, और मैथ्स भी पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको ज्ञान होता जाता है कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है। हर विषय हर किसी को नहीं अच्छा लगता, तो आपके विवेक के अनुसार जो विषय आपको अच्छा लगता है तब आप उस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो वही शाखा को आप अपनाते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई आर्ट्स में जाता है, कोई साइंस में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है। ये कैसे है? सहेलियों को देख के तो नहीं जाया जाता ना। यदि सहेलियों को देख के जाया जाए तो वो आपके विवेक का डिसीजन नहीं है। आपको क्या चाहिए, जीवन में आपको क्या बनना है, आपको कैसे अपने जीवन को जीना है, तो उसके अनुसार आप विषय का चयन करते हैं। अब देखिए, यदि आपने विषय का चयन किया अपने विवेक के अनुसार, तो एक बात का और ध्यान रखें कि हर पीढ़ी में वही एक चीज़ सही नहीं हो सकती। जो एक पीढ़ी में सही है वो दूसरे पीढ़ी में जाकर के गलत भी हो सकती। जैसे आप सब मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग करते हैं। शुरू के मोबाइल फ़ोन जब आए तो किस काम के लिए आए? एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसमें तरक्की होने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और मैसेज आने जाने शुरू हो गए।
फिर उसके बाद और तीव्रता से और सारे फीचर्स उसमें आने लगे। तो एक समय ऐसा भी आया जैसे आज का समय है। आज का समय केवल एक मोबाइल फ़ोन होने से आपका काम पूरा नहीं होता। क्यों? क्या वो मोबाइल फ़ोन ख़राब है जो अब तक आप प्रयोग में ला रहे थे? नहीं, वो बुरा नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन का वो नहीं है। आज आपको कौन सा चाहिए? आज आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, क्योंकि आज की आवश्यकता आपकी उस स्मार्टफ़ोन की है। तो जो पिछला फ़ोन प्रयोग में लाते थे वो बुरा नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन के अनुसार आपको स्मार्टफ़ोन ही ऑप्ट करना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से ये कह रहे हैं कि हर सेंचुरी में कोई भी चीज़ यदि अच्छी है तो वो हमेशा अच्छी रहेगी, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए आपको अपने जीवन को अपडेट करके रखना चाहिए। यानी शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को समय के साथ आगे लेकर के चल सकते हैं। मुझे आशा है बच्चों कि ये दोनों पैराग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे के लेसन के पैराग्राफ्स लेकर के आएंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू चिल्ड्रन।